हेलो स्टूडेंट। मैं अभिषेक वोरा आज डिस्कस करने जा रहा हूँ JEE एडवांस्ड 2020 पेपर 1। पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकती हैं, तो ये मोर देन वन करेक्ट जो है स्टेटमेंट हो सकती है। इसलिए आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट और कौन सी रॉन्ग है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो आप देखते हो कि आपकी स्क्रीन पे 5 जो है कंपाउंड जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और जैसे कि मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ूँ तो उसमें आ रहा है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज़ ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। कि जो फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे हो तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। कंजुगेट जो बेस बनेगा, एनाइन जो बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, उसके डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। तो पहली बात, एसिडिक करैक्टर किस पे डिपेंड करता है। एसिडिक करैक्टर जो है वो टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटॉन, जो जितनी आसानी से H+ आइन रिलीज करता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। और जैसे कि हम लोग देखें, जब कोई कंपाउंड जो है H+ आइन लॉस करता है तो कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है। कंजुगेट बेस जो है जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जितना कंजुगेट बेस जो है स्टेबलाइज होगा, उतना उस कंपाउंड में H+ आइन रिलीज करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और जितनी आसानी से वो H+ आइन रिलीज करेगा उतना करैक्टर उसका एसिडिक होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक आपका यदि ये फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, तो यदि ये कंपाउंड जो है H+ आइन रिलीज़ कर दें तो इस टाइप से एक एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें जो है 3 जो है इस कार्बन आइन के साथ जो फिनाइल ग्रुप बोल सकते हो आप अटैच है, या 3 बेंजीन रिंग जो है इसके साथ अटैच हो रखी है। तो कैसे होगा, आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंजुगेशन में है। आप देख सकते हो कि ये जो कंजुगेशन है दैट इज़ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है कंजुगेशन हो रखी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बेंजीन रिंग में जो है मूवमेंट करना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग में जो है डीलोकलाइज होगा तो जिसकी वजह से जो कार्ब एनाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3 बेंजीन रिंग जो है इस कार्बन आइन के साथ H+ आइन जब रिमूव हो रहा है, जो कार्बन आइन फॉर्म हो रखा है इसके साथ 3 बेंजीन रिंग जो है कार्बन आइन के साथ अटैच है। तो ये जो कार्बन आनाइन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे 3 बेंजीन रिंग में जो है डीलोकलाइज होंगे। तो 3 बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होने की वजह से इस कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी कार्बन आयन की, मतलब इसका कंजुगेट जो बेस होगा वो स्टेबलाइज होगा। और इसकी स्टेबलाइज होने की वजह से इसकी जो H+ आयन जो रिलीज़ करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा जो है एसिडिक करैक्टर जो है वो शो करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोली गई थी, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस, बिल्कुल आप देख सकते हो कि बिल्कुल राइट आंसर है ये। क्यों एसिडिटी फर्स्ट जो कंपाउंड है उसकी एसिडिटी क्यों है, क्योंकि जो कार्ब एनाइन जो फॉर्म हो रहा है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है इस कंजुगेट बेस की ज़्यादा होगी, और इसलिए ये कौन सा करैक्टर शो करेगा, एसिडिक करैक्टर जो है वो शो करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड यदि मैं ऑप्शन में जाऊं तो आप देख सकते हो कि द कंजुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 के बारे में बात हो रहा है, 4 कंपाउंड के बारे में। तो 4 या इसका जो कंजुगेट 4 जो कंपाउंड है उसका कंजुगेट बेस कैसे फॉर्म होगा, जब ये H+ आइन लॉस करेगा तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जो है कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, कंजुगेट बेस। तो क्या देख रहे हो आप कि ये जो कंजुगेट जो बेस फॉर्म हो रखा है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब क्या है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हक्कल रूल बोलता है कि 4n+2 पाई सिस्टम होते हैं, जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो करैक्टर जो है वो कौन सा करैक्टर होता है, एरोमेटिक करैक्टर जो है वो शो करता है वो कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई से पाई कट गया, 4n इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने, क्योंकि हक्कल रूल जो है दैट इज 4n+2 पाई सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं कि 6 - 2 एंड दिस विल बी 4n इज इक्वल टू 4,
और n की वैल्यू जो आएगी वो आप देख सकते हैं कि 1 आ रही है, मतलब फ्रैक्शनल में नहीं आनी चाहिए। तो n की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो है n की वैल्यू जो है 0 1 2 3 इस हिसाब से चलती है, 1 2 3 वगैरह जो है चलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, तो जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। ऊपर से इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्लेनर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बी ऑप्शन में बोला गया द कंजुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, कि ये जो कंजुगेट बेस है, जो फोर्थ जो कंपाउंड है, जब वो H प्लस आइन रिलीज कर रहा है तो जो एनाइन बन रहा है उसकी वजह से एनाइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके एरोमेटिक करेक्टर के लिए। तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, द कंजुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, कि जो 4 जो कंपाउंड है, 4 कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस है वो जो है जो कंजुगेट बेस की वजह से, कंजुगेट बेस बनने की वजह से इसका जो इस कंपाउंड में कौन सा करेक्टर आ गया, एरोमेटिक करेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, जिसमें फोर्थ कंपाउंड ने जब H प्लस आइन रिलीज किया तो एनाइन की फॉर्मेशन हुई, और वो जो एनाइन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एरोमेटिक करेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि द कंजुगेट बेस जो ये बना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो है उसका जो है एरोमेटिक करेक्टर उसमें आ रहा है। तो ये बी ऑप्शन जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में बोला गया है कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज एन NO2 सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं देखूं सेकंड कंपाउंड कौन सा है। आप देख सकते हो कि सेकंड कंपाउंड एक बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है। तो बेंजीन रिंग में यार हम लोग जब बेंजीन रिंग जो है वो H प्लस आइन को लॉस करेगा, H प्लस आइन निकल गया, तो आपको पता है यहाँ पे एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पे यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, आप देख सकते हो कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। यदि मैं इसके साथ NO2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दूं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि NO2 जो है उसका कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है और -M इफेक्ट होता है। -I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट और -M मीन्स मिजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो NO2 ग्रुप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये NO2 जो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसकी तरफ खींच रहे हैं, NO2 जो है उसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, जिसकी वजह से इस एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो डेफिनेटली NO2 ग्रुप जो है जो एनाइन की फॉर्मेशन हुई है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 ग्रुप। जो कंपाउंड 2 है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा यदि मैं इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच कर दूं, NO2 ग्रुप यदि मैं अटैच कर दूं तो इसके बाद जो कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है, जो एनाइन फॉर्म हुआ है, उसकी जो स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। उस एनाइन की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इसका एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो NO2 ग्रुप जो है एसिडिक करैक्टर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, NO2 ग्रुप जो है वो एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और जो है एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता है। और यदि मैं बात करूं कैटाइन की, तो कैटाइन की स्टेबिलिटी जो है NO2 ग्रुप जो है उसको डिक्रीज करता है। तो सिंपली बात है कि एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से जो एनाइन होता है वो बिकम मोर एंड मोर स्टेबलाइज। तो आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन जो दैट इज करेक्ट ऑप्शन है, कि NO2 ग्रुप को यदि बेंजीन के साथ अटैच कर दिया जाए तो जो है उसका बेंजीन का जो एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो एनाइन फॉर्म होगा दैट इज इजिली स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप ड्यू टू इट्स -I एंड -M इफेक्ट, -I एंड -M इफेक्ट। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, और सी ऑप्शन जो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा हूँ बच्चों, डी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, कि ये एसिडिटी का ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोला गया है, कि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है फर्स्ट है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड। तो हम लोग डीपली इसको एग्जामिन करेंगे कि विच वन इज मोर एसिडिक। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जो 5 कंपाउंड है उनके एसिडिक करैक्टर को कंपेयर करने जा रहे हैं कि किसका एसिडिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आप देख सकते हैं कि ये 5 कंपाउंड है, नो डाउट। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड को बोला गया है कि वो भाई बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट कंपाउंड। मैं मानता हूँ यार, यहाँ पे जो कार्ब एनाइन फॉर्म हो रखा है, जो H प्लस आइन के रिलीज होने पे कार्ब यहाँ पे जो एनाइन फॉर्म हो रखा है उसकी स्टेबिलिटी जो है उसको उस एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन है 3 बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं। मैं मानता हूँ ये बात, जिसकी वजह से इस एनाइन की स्टेबिलिटी जो है
काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मानता हूँ मैं ये बात कि 3 बेंजीन रिंग इस एनाइन को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि यहाँ पे आपने देखा था कि जो है यहाँ पे मैंने शो किया था कि एक बेंजीन में इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं। इसी तरह से ये 2 बेंजीन रिंग में जो है वो क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। नो डाउट कि इस जो एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पर यार इतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी कि ये 4 से ज़्यादा एसिडिक हो जाए। क्यों? कारण ये है कि फोर्थ जो है, जब फोर्थ में से हाइड्रोजन निकलता है, ये जो कंपाउंड है इसमें से जब हाइड्रोजन निकलेगा इससे जो एनाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो वो जो एनाइन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है इसमें, तो ये जो एनाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इससे जो हाइड्रोजन रिलीज होने पे जो एनाइन फॉर्म हो रखा है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। क्योंकि जब ये एनाइन फॉर्म होगा तो ये इस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, तो जिसकी वजह से इस एनाइन की जो स्टेबिलिटी है फर्स्ट वाले एनाइन से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा आसानी से H+ आइन रिलीज करेगा, तो जिसकी वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं ऑर्डर के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा बच्चों वो होगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि जब इसने H+ आइन रिलीज किया तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर आ गया। डेफिनेटली एसिडिक कैरेक्टर आ गया, सॉरी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। जब इसने H+ आइन रिलीज किया तो जो एनाइन बना उसने इसमें इस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर ला दिया, तो जिसकी वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से ये जो एनाइन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा, इसलिए ये कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फोर्थ जो कंपाउंड है वो दैट इज मोस्ट एसिडिक। अब यदि मैं बात करूं, मैं कंपेयर कर लूँ फर्स्ट और फिफ्थ को, यदि मैं कंपेयर कर लूँ बच्चों, तो व्हाट विल हैपन नाउ। यार आप देख रहे हो यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज sp3, यहाँ पे जो एनाइन फॉर्म होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे जो एनाइन फॉर्म होगा दैट इज कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो फिफ्थ को मैं यदि कंपेयर करूँ है ना फर्स्ट से, तो यहाँ पे जो एनाइन कार्बोनाइन जो फॉर्म होगा वो sp हाइब्रिडाइज होगा। तो हमें पता है यार जो sp कार्बोनाइन जो स्टेबलाइज है वो sp3 से ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये H+ आइन जो है ज़्यादा इजीली क्या करेगा, लॉस करेगा, जिसकी वजह से फिफ्थ जो कंपाउंड है उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि फिर बेंजीन आ गया है ना, उसकी स्टेबिलिटी। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आएगा थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला, तो ये जब यहाँ से H+ आइन निकलेगा तो यहाँ पे जो बने, मतलब आपको पता ही है कि अल्काइल ग्रुप की वजह से ये इसकी जो करैक्टर होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि करैक्टर जो इसका कम होगा, एसिडिक करैक्टर जो वो कम होगा। तो आप पता लग गया होगा, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हो कि बच्चों ये वाला जो ऑर्डर है इसके साथ जो है डी वाले ऑर्डर के साथ जो है मैच नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन कौन सी है, ए बी और सी जो है, ए बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। तो ये हमारा जो है ए बी सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो 9th क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो QR एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट। QR जो है और QR और S जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, QR S जो है मेजर प्रोडक्ट है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ S QR एंड S को 2 बार दिया गया है कि करेक्ट स्ट्रक्चर हमने पता लगाना है किसका, QR और S का स्ट्रक्चर पता लगाना है, QR/S का स्ट्रक्चर पता लगाना है। तो आपको नीचे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, मैंने पहले बताया कि मोर देन वन चॉइस वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जैसे S का स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे Q का स्ट्रक्चर दिया है, R का स्ट्रक्चर दिया है और फाइनली S का स्ट्रक्चर दिया है। तो हमें करेक्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि Q और R S के हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको ये कंपाउंड दे रखा है एक, तो इसको ट्रीट किया जा रहा है सुसिनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करा दिया जाए कराया गया है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो दैट इज़ फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो बनेगा उसको जिंक मरकरी और HCl दैट इज़ कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद जो H3PO4 के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट किया गया। फिर आप देख रहे हो कि R बन रहा है और उसके बाद ग्रिंगलर रीजेंट और हाइड्रोलिसिस करवा के, हीटिंग करवा के और H2SO4 के प्रेजेंस में हीटिंग करवा करके S कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मुझे दिखने को लग रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको मुझे यहीं पे करना पड़ेगा सॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जैसे कि P कंपाउंड दिए हुए हम लोगों को, P कंपाउंड दिए हुए है ना, P कंपाउंड के बारे में बात करूँ तो पहले आप देख रहे हो कि P से पहले जो रिएक्शन है वो किसके बीच में हो रहा है,
सुसनिक एनहाइड्राइड जो है और AlCl3 के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो मैं सबसे पहले जो रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ, मैं सुसनिक एनहाइड्राइड और AlCl3 के बीच में रिएक्शन करवा रहा हूँ, और फिर मैं ये यहाँ से जो है जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो अटैक करेगा इस पी कंपाउंड में ना। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल देखता हूँ कि पहले वो कैसे जनरेट होता हूँ, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये हमने लिया सुसनिक एनहाइड्राइड ले लिया, जब इसके पास AlCl3 आया तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन होने वाला है। AlCl3 आया जो कि लिविस एसिड जो है बिहेव करेगा। जब ये लिविस एसिड बिहेव करेगा तो वुड विल हैपन नाउ। यहाँ पे आपको पता ही है सभी को कि इलेक्ट्रॉन जो है दिस विल बी, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है, सुसनिक एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर है, प्लस आ गया AlCl3, उसमें थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया था। तो AlCl3 में जब यहाँ पे AlCl3 आया तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो आपको पता है लिविस एसिड बिहेव करेगा। तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इसको ऑक्सीजन से मिलेंगे, बिल्कुल। तो क्या हो रहा है कि ये इसके साथ जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हो कि इसमें जो है किस टाइप से जो है इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O, आप देख सकते हो कि ऐसे होगा, और फिर आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये आ गया O ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन इसने एल्युमिनियम ने गेन किए, सो दैट इज द रीजन इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके गया है यहाँ से, तो यहाँ से रिंग टूट रही है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कार्बन लॉस करे, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे कार्बन जो है उस पर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये जो है इलेक्ट्रोफाइल जो वो एक्ट कर रहा है। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमें जो कंपाउंड दिया गया है, पी कंपाउंड दिया गया है, उसके साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो पी कंपाउंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि वो पी कंपाउंड कैसे इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है, आप देख सकते हो ये 5 मेंबर रिंग दी हुई है, क्वेश्चन में बताई हुई है हम लोगों को। और यहाँ पे 2 आ गए C3 ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप आ गया, और ये टर्शरी अल्काइल ग्रुप आ गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कि कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, वो क्या होगी बेंजीन रिंग में, वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, वहाँ पे ये अटैक करने वाला है। तो हम लोगों ने पता लगाना है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है इस जो पोर्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है कौन से इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पोर्शन में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। आपको पता है इंडक्टिव हेड की वजह से नो डाउट इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है टर्शरी ब्यूटाइल जो है अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ से भी आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो वो क्या कर रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 ग्रुप है ना, CH3 ग्रुप, ये CH3 इंडक्टिव हेड की वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव हेड की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या करेगी इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे भी कितने यहाँ पे जो है दैट इज़ ओनली हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है प्लस आई हेड शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बढ़ रही है। पर यहाँ पे जो बात है कि सभी ये चलो इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा सभी में, पर यहाँ पे जो मेन रोल होगा वो किसको होगा, हाइपर कंजुगेशन का होगा। हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से
ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दैट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। पर ये जो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड, ये अल्फा कार्बन है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। दिस इज इसकी वजह से इससे यहाँ से जो बेंजीन के बाद जो कार्बन दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ये वाला जो कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो आप देख सकते हो कि इस अल्फा कार्बन के पास जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस अल्फा कार्बन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, पर इस अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो जिसकी वजह से ये जो है, ये जो एल्काइल जो ग्रुप है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाएगा। तो ये डोमिनेंट, और आपको पता होना चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंडक्टिव इफेक्ट तो तीनों शो कर रहे थे, ये भी शो कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था शो, तो कुछ रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि एक और फैक्टर जो है दैट इज़ कोल्ड आएगा, जिसमें दैट इज़ कोल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये और ये जो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये कार्बन जो है, अल्फा कार्बन जो है जिसके पास दो हाइड्रोजन है, ये जो है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। तो ये फैक्टर जो है डोमिनेंट होगा। तो ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कौन सी पोजीशन पे जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे जो है बेंजीन में अटैच होना चाहिए। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन एक यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे इसकी वजह से एक पोजीशन ये आएगी ऑर्थो, और ये आ गई ऑर्थो। तो ये तो ब्लॉक है, ये पोजीशन ब्लॉक हो रखी है। तो एक पोजीशन ये है ऑर्थो, और इसके भी ये भी ऑर्थो आ गई, ठीक है, ये आ गई मेटा, और ये आ गई पैरा। तो आप देख सकते हो कि पैरा पोजीशन जो दैट इज़ आल्सो ब्लॉक्ड। तो यही पोजीशन जो है मेरे पास अवेलेबल है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो वो अटैक कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस पोजीशन पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन था और ये टर्शियल अल्काइल जो हैं, अल्काइल जो ग्रुप हैं, उनका इफेक्ट नहीं चलेगा। ये चलेगा, किसका चलेगा, इस अल्फा वाले कार्बन का इफेक्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों जो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से अब ये डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पे आना है। तो आपको बता दिया कि ये पैरा पोजीशन जो ब्लॉक्ड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो दैट विल अटैक एट ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये अटैच होगा। मैं उसको अटैच करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गई आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, और ये आपकी आ गई 5 मेंबर्ड रिंग, ये आ गई 5 मेंबर्ड रिंग। तो आपका जो पहले चलो मैं अल्काइल ग्रुप लगा लेता हूँ। यहाँ पे आ गए आपके 2 अल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं, और यहाँ पे आ गया आपका ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो इस पोजीशन पे आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल यदि इस पोजीशन पे आएगा तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो कि सी ये आ रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। तो ये एक कार्बन तो ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आ गया तीसरा कार्बन, और ये आ गया फोर्थ कार्बन आ गया। और आप देख सकते हैं फोर्थ कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, ये कार्बन ग्रुप जो है अटैच है, कार्बन ग्रुप है ना। और इसके साथ कौन सा अटैच है, और ये जो है यहाँ पे क्या होएगा, व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ से जो है आप देख रहे हो कि यहाँ से जो है ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे इस बेंजीन में तभी अटैच हो सकते हैं। यहाँ से कौन सा निकले, H+ आयन बाहर निकले। यहाँ से H+ आयन निकला बाहर, H+ आयन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये H+ आयन निकलेगा तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए H+ आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो वो मेंटेन रहेगा, है ना। तो यहाँ से जो H+ आयन निकला वो यहाँ पे अटैच हो गया। तो दैट विल बिकम, H+ आयन यहाँ पे अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यू कैन टू सी दैट ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हो गया, OH बन गया, और AlCl3 वो बाहर निकल जाएगा, AlCl3 बाहर निकल गया। तो हमें बच्चों आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जब ये P कंपाउंड को हमने AlCl3 की प्रेजेंस में सक्निक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो ये कंपाउंड जो है वो Q कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये Q कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रखा है।
तो क्यू कंपाउंड जो है आप देख सकते हो कि ऑप्शन में यदि मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि ये CH3 आ गया। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन जैसे आंसर आ रहा है मैं उसकी तरफ देखूं क्या मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये करेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। तो क्या ये कंपाउंड क्यू है? बी में एक्चुअली में आपको मैंने बताया कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर है एस का स्ट्रक्चर दिया है ये पहला, है ना। अभी एस तो आएगा नहीं ना, एस तो बिल्कुल लास्ट में फॉर्म होगा। और चलो मैं बी को वेरीफाई कर लेता हूँ। बी में क्यू का स्ट्रक्चर बोला गया, क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? देखो आप ध्यान से, ठीक है ये तो है ना, आप देख रहे हो कि ये मैच कर रहे हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके नीचे कौन आ रहा है? CO, बिल्कुल CO। CO के साथ कौन आ रहा है बच्चों? CH2। आप देख सकते हो कि CH2 आया, बिल्कुल है ना। ये आ गया CH2 आपका, सॉरी CO आ गया, ये CO, और ये आपका आ गया CH2। तो यहाँ पे भी CH2 आ गया, और ये नेक्स्ट आ गया CH2, और उसके साथ आ गया COOH। आप देख सकते हो कि टोटली मैच कर गया। तो मतलब जब ये मैं P कंपाउंड को सुकनिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये जो करेक्ट जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर Q दिया गया है वो मेरे जो यहाँ पे जो Q बनना था, इंटरमीडिएट जो बन रहा था, वो उस Q के साथ जो है जो क्वेश्चन में दिया गया है उस Q के साथ मैच कर रहा है। तो उसका मतलब बी ऑप्शन जो है मेरी करेक्ट है। अब मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट क्या बोला गया है। अब बच्चों नेक्स्ट बोला गया है जिंक मरकरी, जिंक एमलगम, जिंक मरकरी और HCl की प्रेजेंस रखा गया है ना। H3PO4 को लेते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर में। तो पहले ये बताया गया है कि जिंक और मरकरी के साथ जो है क्यू जो है वो उसका रिएक्शन, मतलब वो उसके साथ मतलब क्यू को इस कंडीशन में रखा गया है, जिंक मरकरी और जिंक एमलगम और HCl। दिस इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन है आपको याद होगा, बड़ा फेमस रिएक्शन है, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। तो बड़ा भी हैपन ना हो, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो CO ग्रुप का रिडक्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट है ना, CO ग्रुप का रिडक्शन करेगा, COOH का नहीं करेगा। और ये जो CO ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। CO जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी इनटू CH2, मतलब एक ऑक्सीजन निकल गया और 2 हाइड्रोजन आ गया। तो CO ग्रुप जो दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH2। तो अब मैं इस CO की जगह क्या लिखूंगा? CH2 लिख दूंगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे होगा ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि एक बेंजीन आ गई और इसके साथ जो है हमने 5 मेंबर रिंग अटैच की हुई है, और इसके ऊपर ये आ गए थे 2 CH3 आ गए थे, और यहाँ पे एक टर्शरी ब्यूटाइल एल्काइल ग्रुप आ गया ना। तो आप देख रहे हो बच्चों कि नाउ क्या हुआ, ये जो CO ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अटैच हुआ था, मैंने बता दिया था आपको रीज़न कि क्यों यहाँ पे अटैच हुआ इलेक्ट्रोफाइल। और दिस विल बी, ये जो CO है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 में कन्वर्ट हो गया ना। और ये इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये CO ग्रुप ये था ना, बेंजीन के पास से CO आया, बेंजीन के बाद ये CO ग्रुप जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू किस में? CH2। उसके बाद आ गया, देख सकते हो आपकी, तो आप देख सकते हो कि ये CO ग्रुप जो है दैट इज ये बन गया CO ग्रुप जो है दैट विल बिकम CH2 है ना। ये वाला CO जो है दैट विल बिकम CH2, ठीक है। और ये आ गया नेक्स्ट CH2, आप देख सकते हो। उसके बाद जो है ये आ गया नेक्स्ट CH2 आप देख सकते हो। और ये आ गया फाइनली COOH, दिस विल बी COH। समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके बाद जैसे कि मैं बात करूं तो ये क्या बन रहा है, कितना मेंबर आ गया? 1, ये आ गया 1 2 3 4 5 आ गया ना। तो अब हम लोगों को बोला गया है कि किसकी कंडीशन बोली गई है बच्चों? तो हमें बोला गया है H3PO4 के बारे में बोला गया ना, उससे ट्रीट करवाया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है पहले जिंक मरकरी HCl और नीचे बोला गया H3PO4। तो इसका रिएक्शन हो रहा है H3PO4 के साथ हो रहा है। तो H3PO4 का क्या काम है भाई? H3PO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड H3PO4 की प्रेजेंस में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट गेट प्रोटोनेटेड, यहीं पे कर देता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस कम है ना, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा भाई, यहीं पे कर दूँ मैं,
यहाँ पे ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से H प्लस आयन निकलेंगे और ये जो जो एसिड है ना दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। प्रोटोनेटेड होने की वजह से इस पे ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा बाहर यहाँ पे, है ना। और आप देख सकते हो कि मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी, ये 5 मेंबर रिंग आ गई। तो व्हाट विल हैपन नाउ, इस कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये तो निकल गया बाहर क्योंकि वाटर बाहर निकला और इसलिए चार्ज आ गया प्लस। तो इसने स्ट्रॉन्ग एसिड ने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेटेड कर दिया, और फिर जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर दोबारा क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है जनरेट हो गया। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल जो है एक तो यहाँ पे हो सकता है अटैक, है ना, और ये एक यहाँ पे, पर ये वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है दैट इज ब्लॉक्ड है ना। अभी तो ये देख सकते हो आप कौन सी कितने कार्बन चाहिए, नहीं है कितने कार्बन है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5, या तो अब ये जो रिंग की फॉर्मेशन होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फिडल क्राफ्ट इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो एसाइलियम आयन की जो फॉर्मेशन हुई है, एसाइलियम आयन की जो है फॉर्मेशन हो रखी है ना, तो अब ये जो रिंग बनेगी, रिंग जो फॉर्मेशन होगी या तो इस कार्बन से हो सकती है, आप देख सकते हो कि सॉरी मैंने नंबरिंग ये देख लो, अब ये 1 आ गई, इसकी 2 आ गई, 3 4 5, अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर फ्रीड क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ये जो 6 मेंबर रिंग बनेगी, या तो इसके विद रिस्पेक्ट टू बनेगी या फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू बनेगी। आप देख सकते हो फाइनली ये पोजीशन जो है ब्लॉक्ड है। तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। ये आगे बच्चों 5 मेंबर रिंग, ये पोजीशन आ गया 6 है ना, यहाँ पे 6 पोजीशन बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये रिंग बन जाएगी, और ये जो कार्बन है यहाँ पे जो 5th पे था वहाँ पे आ गया कार्बन। तो इस टाइप से बन रहा है, आप देख सकते हो कि ये बन गई 6 मेंबर है ना, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड किसके साथ मैच कर रहा है। आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, ए और बी ऑप्शन दिखा चुका हूँ। आपको बोला गया है कि जब ये क्यू जो बना था, आपने देखा था वो क्यू कंपाउंड कौन सा था, वो क्यू आपकी स्क्रीन पे ये था कंपाउंड क्यू को जब ट्रीट किया गया था जिंक मरकरी और HCl के साथ, जिस चीज़ कोल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन, और उसके बाद H3PO4 के साथ ट्रीट किया गया था, जिसमें आपने देखा कि इसने इसका प्रोटोनेटेड करवा दिया। प्रोटोनेटेड करवाने के बाद इसमें रिंग की फॉर्मेशन होगी, आपने देख लिया, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि प्रोटोनेटेड कराया, और उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बना उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये जो बना इलेक्ट्रोफाइल बना, और इसने इलेक्ट्रोफाइल बन करके यहाँ पे जो रिएक्शन हो गया दैट इज कोल्ड इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया, और 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए पूछा गया था कि जब जिंक मरकरी और HCl और H3PO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आर कंपाउंड बनेगा। तो आर कंपाउंड कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ आर कंपाउंड, हमारा ये आर कंपाउंड बना है, और हमने ये मैच करना है क्या ये डेफिनेटली आर कंपाउंड है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में एस था, सेकंड में बी में क्यू था, Q2 है, हमने देख लिया वो मैच कर गया, और हम लोग सी ऑप्शन में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन के साथ क्या आर जो है मैच कर रहा है, देखना अपने ध्यान से देखना है। चलो सिंपलिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH3 आप देख सकते हो CH3 और ये आ गया CH3। तो आप देख सकते हो कि ठीक है, तो देख रहे हो कि आप बिल्कुल आर जो है दैट विल बी मैच विद सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन भी जो है, तो आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ये जो सी ऑप्शन है, सॉरी
ये जो ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन में जो आर है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो सी ओ ग्रुप जो है यहाँ पे आ रहा है ना, और यहाँ पे जो सी ओ ग्रुप जो है यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे वन पोजीशन, इसके बाद जो वन पोजीशन पे आ रहा था, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है इसके, है ना अभी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वन पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ पे फिफ्थ पे आ रहा था। तो आप देख सकते हो कि ये जो सी ऑप्शन जो है जिसमें आर दिया गया है, वो हमारा यहाँ पे जो आर निकाला हम लोगों ने उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी, है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फर्दर क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फर्दर आप देख सकते हैं कि ये जो आर कंपाउंड आया है, आर कंपाउंड आया है, आप देख सकते हो कि इसको ग्रीनलार्ड रीजन के साथ ट्रीट किया गया और हाइड्रोलिसिस करवाया गया है। और फिर मैं ये सेकंड थर्ड स्टेप में बाद में कर रहा हूँ ना। तो आप देख रहे हो कि जब मैं इसको ग्रीनलार्ड रीजन के साथ ट्रीट करवा रहा हूँ, जो आर ऑप्शन जो आ रही है उसको मैं यदि ग्रीनलार्ड रीजन के साथ ट्रीट करा दूँ, वो दिया गया है CH3MgBr दिया हुआ है, CH3MgBr। और हाइड्रोलिसिस करवाया गया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ है ना। तो बड़ा भी लैपन ना हो, आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ये Mg प्लस डेल्टा, उस पर चार्ज आएगा माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे कहाँ पे अटैक होगा, तो ये आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है। तो इसमें कैसे होगा, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव आ जाएगा। और ये आपका CH3 जो है दैट इज़ आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। और ये Mg जो Br है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। तो व्हाट विल हैपन, अब हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होएगा, वो MgBr आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो कि इस टाइप से ये 5 मेंबर रिंग आ गई है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन भी शिफ्ट हो गए, इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये CH3 यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे कौन आ गया, आप बता सकते हो कि कौन आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये मैं ऐसे लिखूँगा तो इसका मतलब CH3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, OMgBr, जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो OMgBr आया, OMgBr यहाँ पे OMgBr। और जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो MgOH बाहर, ये निकल जाएगा बाहर, है ना। और यहाँ पे क्या होएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रीनलैंड रीजन के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे अल्कोहल की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप देख सकते हो ये, है ना। और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि लास्टली बोला गया है इसको फर्दर जो है किसके साथ ट्रीट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फोर्थ यहाँ पे थर्ड स्टेप जो बोला गया है दैट इज़ H2SO4, और इस कंपाउंड को हमने हीट करना है ना, H2SO4 के साथ ट्रीट कराना है और हीट करना है। तो अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, हमें पता है कि H2SO4 जो पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जब H2SO4 जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसको अल्कोहल के साथ हीट किया जाता है, तो क्या होता है, तो यहाँ से जो है हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि H है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस टाइप से हो सकता है ये कंपाउंड। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपके फंडामेंटल जो है इसी क्वेश्चन के थ्रू आप कई क्वेश्चन जो है सोल्व कर लें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्कीन की जो साइक्लिक एल्कीन है या हाइड्रोकार्बन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और साथ में यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, CH3, ठीक है, यहाँ पे है CH3। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग जो है आंसर देखेंगे कि S जो है, ये जो आपका बोला गया था कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो S होगा,
तो ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, एस है। क्या ये एस जो है डी ऑप्शन जो दी गई है उसके साथ क्या मैच कर रहे हैं? तो डी ऑप्शन में हमें बोला गया था एस जो है इस टाइप से देख सकते हैं कि ये आ गया बेंजीन के ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल एल्काइल आ गया, और यहाँ पे आ गया 5 मेंबर पे आ गया टर्शियरी एल्काइल आ गया, और आप देख सकते हैं कि ये फाइनली आपका जो कौन सा एस कंपाउंड जो है वो डी ऑप्शन के साथ जो है वो मैच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो एस जो है बोला गया था, एस जो है ए ऑप्शन में भी बोला गया था स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके साथ तो ये मैच करेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी नहीं आएगा ना, तो ये जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये डी ऑप्शन जो है उसके एस के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो जो है डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से करेक्ट आंसर हो गए हैं, बी और डी जो है आपके, बी और डी जो है करेक्ट आंसर्स है ना। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ये 9th क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन है जैसे कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड क्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड पी वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट है। जैसे कि यार ये आप देख रहे हो कि ये एस्टर है, ऊपर जो लिंकेज आपको दे रखा है वो एस्टर लिंकेज दी हुआ है। ये फिनाइल ग्रुप आ गया, ये भी फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप, 3 फिनाइल ग्रुप जो बेंजीन के साथ अटैच है, और ऊपर से एस्टर अटैच हो रखा है। तो इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो जब इसके साथ रिएक्शन होगा, बोला एक आयनिक इंटरमीडिएट बनेगा, और उसके बाद जो है क्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। और क्यू कंपाउंड का हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, आपको बोला गया है। तो मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जो है लास्ट, तो अभी जो वीडियो मैंने करवाई थी आप लोगों को, जो JEE मेन नहीं, सॉरी JEE मेन नहीं, JEE एडवांस 2020 जो पेपर 1 था, सॉरी पेपर 1 तो ये चल रहे हैं, पेपर 2 था, उसमें मैंने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है निकालने के लिए बताया था मैंने कि कैसे हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। तो ऑर्गेनिक के पार्ट देख लेना है आपका, मैंने 2 वीडियो थे, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड में, आई थिंक सेकंड में था शायद। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने दिखाया था, मैंने मैंने सिखाया था कि कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। पर मैं डीपली आपको करवा भी दूंगा, मैंने आपको बोला भी था कि मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो पर चलो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी मैंने डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वहाँ से उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट या सेकंड है, मुझे सेकंड श्योर लग रहा है, पर आप देख सकते हो कि कौन सी वीडियो है ना। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों कि ये कंपाउंड दिया गया आपको, और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जो है बोला गया है कि भाई वो करवाओ उसको, और एक बीच में आयनिक इंटरमीडिएट बनेगा, और वो फाइनली जो है क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्यू का हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, ठीक है जी। तो पहले ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है एस्टर का प्रोटोनेशन करेगा, और प्रोटोनेशन के बाद जो है इसमें से OCH3 ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये रिएक्शन होगा। तो मैं ये करवा रहा हूँ आप लोगों को किस टाइप से ये रिएक्शन होगा। तो आप देख सकते हो कि ये आ गया, ये कंपाउंड पी में लिख रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है पी कंपाउंड, उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, है ना। ये आपका पी कंपाउंड दिया हुआ है, उसके साथ मैं C6H5 को सिर्फ फिनाइल लिख दिया मैंने, फिनाइल लिख दिया ना, और ऊपर जो है ग्रुप जो अटैच हो रखा है वो दैट इज एस्टर, COO, और आ गया कौन सा, मिथाइल है ना, CH3। तो आप देख सकते हैं कि मैच कर लो आप लोग, ये आ गया ऊपर एस्टर COOCH3 है ना, और ये 2 फिनाइल ग्रुप आ गए, फिनाइल है ना, 3 सॉरी 1 2 3 C6H5 C6 3। तो आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है। तो जब आप लोग क्या करवाओगे इसको, जब इस कंपाउंड को आप लोग क्या करवाओगे, H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे, है ना। जैसे जब इस कंपाउंड को आप लोग क्या कर रहे हो, H2SO4 के साथ क्या करा रहे हो, ट्रीट करवा रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो है ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन हो जाएगा तो दैट इज़ वेरी सिंपल, और ये प्रोटोनेशन हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, आपको पता है यार कि अब यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है यू कैन टू से दैट कि जो OCH3 ग्रुप जो है कमिंग बाहर निकल गया ना, यहाँ से एस्टर से OCH3 ग्रुप जो है बाहर निकल गया। तो ये निकल गया,
अल्कोहल निकला है, CH3OH बाहर निकलेगा। जब निकला तो क्या होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बो कैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ठीक ठीक वे से लिख रहा हूँ, है ना, कि इसको मैं रिंग की फॉर्म में लिख रहा हूँ, पीएच ग्रुप को, फिनाइल को। और यहाँ पे आपका ये ग्रुप आ गया, दैट इज इस टाइप, ये लिख दिया मैंने ना। तो बड़े पहले ये आपको पता है ये क्या जनरेट हो रखा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन रखा है। तो कौन सा रिएक्शन होगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था, इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी अटैक करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो देख सकते हैं आपकी आप देख सकते हो कि 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपका जो है क्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी फाइनली। आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड लिया, पहले जो था एस्टर जो था यहाँ पे जो है दैट गेट कंसनट्रेटेड H2SO4 की वजह से ये प्रोटोनेटेड हो गया, और यहाँ से जो है अल्कोहल बाहर निकल गया, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है फॉर्म हो गया। ये जो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हुआ, तो ये जो यहाँ पे आपको पता है कि मेंबर कोई भी रिंग बन रही है, तो यदि रिंग की फॉर्मेशन होने के चांसेस हो तो बना देनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली बना देनी चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड जो है इस पर जो है अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता है इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल-क्राफ्ट जो है एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर क्यों बोलते हैं भाई, विद इन द सेम मोलिक्यूल के अंदर हो। तो आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप से ये जो है 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें बोला गया है बच्चों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो आपको पता है कि बच्चों ये जो है फिनाइल है। तो आपको पता है कि ये जो फिनाइल जो है मतलब बेंजीन रिंग है, इसकी यदि मैं बेंजीन रिंग की हम लोग अनसैचुरेशन के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है बेंजीन रिंग की, 4 होती है। क्यों होती है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ भाई, क्यों होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्यों, क्योंकि एक बेंजीन के अंदर एक रिंग है, इसके लिए उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यदि रिंग हो तो उसकी जो, यदि सिंपली जैसे ऐसे रिंग है ना, कोई भी रिंग है, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। जैसे बेंजीन में एक रिंग है, बेंजीन में एक रिंग होने की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। और डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 + 1 4। बेंजीन में एक रिंग है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ रिंग की वजह से अनसैचुरेशन 1 होगा, और डबल बॉन्ड है 1 2 3, डबल बॉन्ड की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 है। तो टोटल जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा बेंजीन का कितना होता है, 4 होता है। ये मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों, मैंने पहले बताया कि देख लो आप लोग, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जो बेंजीन है, जो रिंग होती है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। रिंग का भी 1 होता है, और डिग्री डबल बॉन्ड का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो भी 1 होता है। तो बेंजीन के केस में क्या होता है, एक रिंग है,
रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो गया, और 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, तो 3 + 1 जो है दैट इज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड हमें दिया गया है, ये कंपाउंड इसे हमें बोला गया है कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो आप देख लो ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये आ गई, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 4 आ गया। दूसरी बेंजीन रिंग ये आ गया, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। ये बेंजीन रिंग आ गई, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4 हो गया। ये बेंजीन रिंग आ गई, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4 हो गया। ये सिंपल रिंग आ गई, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। ये डबल बॉन्ड आ गया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल सी बात बता दी, ये बेंजीन थी इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 था, ये बेंजीन थी इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 था। ये बेंजीन रिंग आ गई, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया। इस बेंजीन का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 4 हो गया। ये सिंपल रिंग है इसलिए इसका 1 होगा, और ये डबल बॉन्ड है इसलिए इसका 1 होगा। तो आप देख सकते हो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, 4 4 8 8 4 12 12 4 12 4 16 17 और 18। तो आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है वो कितना है, 18 है। देख सकते हो 1 2 3 4 16 17 और 18। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपको पूछा गया था कंपाउंड, कि जब हम लोग ए को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्यू कंपाउंड बन रहा है, ये आपका क्यू कंपाउंड बन रहा है। तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें निकालने के लिए बोला गया था बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेंजीन है, ये एक बेंजीन आ गई, ये 2 बेंजीन, और ये 3 बेंजीन, और ये 4। तो आपको पता है कि एक बेंजीन का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो 4 होता है, तो इसलिए 4 बेंजीन रिंग्स है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 16। एक रिंग ये भी है, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए 1, और एक डबल बॉन्ड है इसलिए इसका अनसैचुरेशन 1 होगा डबल बॉन्ड की वजह से। तो आप देख सकते हो कि 16 + 17 और प्लस 1 कितना होगा, 18। तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 18। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो आपका JEE मेन 2020 फर्स्ट पेपर में था। ये क्वेश्चंस जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे करवा दिए आप लोगों को। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे सारा ही केमिस्ट्री पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ख़ासकर मेरे लिए मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं JEE एडवांस के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही है। फ्यूचर में भी मैं ऐसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो आप जो है मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही वीडियो में चाहे आप लोगों के बेसिक फंड पहले मतलब जो है इतने फंडामेंटल क्लियर ना हो, पर मेरी कोशिश यही है कि एक ही वीडियो में जो बना रहा हूँ उसको ऐसा बनाऊँ कि बड़े मतलब आपके बहुत सारे जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाए, उसी वीडियो में क्लियर हो जाए जो है। तो ज़्यादा आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसमें मैं जो JEE एडवांस्ड का जो आप बोल रही होगी एडवांस का जो पेपर 1 है उसके जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय करिए, मेरे वीडियोस देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें, फंडामेंटल्स को क्लियर करें और खूब पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।